अच्छा बेटा, तो कल की क्लास में एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमने तज़किरा किया था। कल की क्लास में एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड पर थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। मैंने आप लोगों को दोनों के दरमियान थोड़ा सा एक डिफरेंस बताया था स्लाइड सा, ठीक है ना। तो हमारे पास, मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ ताकि हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू कर पाए। सॉलिड्स होते हैं हमारे पास बेटा। सॉलिड ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को कहते हैं जिसके डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स हमारे पास मेनली दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक एमॉर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप होता है, रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप होता है। और एमॉर्फस सॉलिड में इररेगुलर ज्योमेट्रिक शेप होता है, ठीक है। ये इसका सबसे मेन डिफरेंस है। वो जो एक जुगाड़ है ना कि वो अगर क्रिस्टल जैसा फील हो तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और अगर पाउडर जैसा फील हो तो वो फिर एमॉर्फस सॉलिड है। वो डिफरेंस जो है वो सही नहीं है। लिहाजा आप इस डिफरेंस को फॉलो करेंगे जो मैं भी आपको यहाँ पे बता, सही। अब अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, अच्छा, क्या वाकई, पहली बात तो ये कि क्या वाकई सर एटम्स में इस तरीके से कोई शेप्स बन रहे होते हैं जो मैं आप देख रहे हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। असल में होता क्या है कि जैसे ये मिसाल के तौर पे सॉलिड के एटम्स इस तरीके से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एक पर्टिकुलर पैरामीटर में सॉलिड के एटम्स एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इन एटम्स के बीच में इस तरीके से इनके सेंटर से लाइंस ड्रॉ कर दी। एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर को मिलाया, फिर इससे इसको मिलाया, फिर इससे इसको मिलाया, फिर इससे इसको मिला दिया। इसी तरीके से इसके सेंटर से इसको मिलाया, इसके सेंटर से इसको मिलाया, दोनों आपस में ज्वाइन किए। फिर इसके सेंटर से इसको मिला दिया, फिर इसके सेंटर से इसको मिला दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान अगर दो तो यहाँ पर आपके पास एक रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर ध्यान दो, कैसा शेप आया? ये एक क्यूब जैसा शेप आ गया सर, ठीक है। शेप कैसा है इसका? क्यूब है, ये रहा क्यूब शेप, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ गए? तो ये इस तरीके से कोई एटम्स में वाकई यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर एक एटम अक्सर बताते हैं तो बच्चे समझते हैं इतना इतना फासला है। फासला नहीं होता असल में एटम्स में। एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की होती है ये हमारी इमेजिनरी लाइंस है, इनका असलियत से कोई खास ताल्लुक नहीं है, ठीक है बेटा। बात समझ रहे हो? जी सर। ठीक है, आगे चलें फिर। अब जो हमें बात करनी है वो है बेटा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। हमारे पास बेटा चार तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स हैं बेसिकली, ठीक है ना। हमारे पास चार तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। एक होते हैं एटॉमिक सॉलिड्स या एटॉमिक क्रिस्टल्स। दूसरे क्या होते हैं? आयोनिक क्रिस्टल्स। तीसरे होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर कोवेलेंट क्रिस्टल्स। आखिरी में आते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। अब बारी बारी इन टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली टाइप क्या है? एटॉमिक क्रिस्टल। अच्छा देखो, अब एटॉमिक क्रिस्टल में सबसे पहले तो एटम्स जुड़ते एक दूसरे से किस तरीके से, इस चीज को देखना। एटॉमिक क्रिस्टल का एक नाम और होता है, हम इसे मेटेलिक क्रिस्टल भी कहते हैं। अब जैसा कि बेटा तुम्हें नाम से थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा होगा मेटेलिक क्रिस्टल, तो इसका ये मतलब होगा कि अमूमी तौर पर एटॉमिक क्रिस्टल किस में फॉर्म होगा? मेटल्स में फॉर्म होगा।
ठीक है, अमूमी तौर पर। और इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर बेटा मेटालिक बॉन्डिंग होगी। एटॉमिक क्रिस्टल में क्या होगा, मेटालिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, मेटालिक क्रिस्टल में क्या होगा, मेटालिक बॉन्डिंग। अच्छा, मेटालिक बॉन्डिंग किसी स्टूडेंट को याद है, फर्स्ट ईयर 9 में वैसे पढ़ चुके हो, अगर किसी को याद है तो बताइए। बेटा जवाब दीजिए। भूल गए सर। ठीक है, कोई बात नहीं, भूल गए तो मसला नहीं है, वो हम याद सर दिला नहीं देंगे। याद। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। अब मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे हो रही है, होगी तो मेटल्स में। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक मेटल का पीस है, ठीक है, ये कोई कोई भी मेटल है, आयरन सोडियम कोई भी ले लीजिए, उसमें ये उसके एटम्स है। ठीक है, इनके सेंटर में न्यूक्लियस है सबके। अच्छा, इन सबकी शेल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये रहा। ठीक है, इन सबकी शेल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए। अब हमने एक लफ्ज सुना है, 9 में भी आपने सुना होगा, अभी भी शायद जहन में आ जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लफ्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल ऑफ एटम। किसी भी एटम के आखिरी शेल में जो एटम होता है बेटा, उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर मैं एक टर्म तुम्हारे सामने और लिख रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विच इज फ्री टू मूव विद इन और आउटसाइड एटम। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो एटम में अपनी मर्जी से एटम से बाहर जा सके या एटम के अंदर आ सके, अपनी मर्जी से। यानी उसके ऊपर किसी की रोक टोक नहीं है, उसी के उसके ऊपर किसी चीज की पाबंदी नहीं, वो फ्री टू मूव है। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंपली आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो हर एटम में 118 एलिमेंट है। हर एलिमेंट में, हर एलिमेंट का जो एटम होता है उसके आखिरी शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। लेकिन ये जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन होता है हर एटम का, ये हर एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होता है, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्या मतलब हुआ सर इस बात का, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बेटा बहुत सिंपल सा इसका मतलब है, देखो 118 एलिमेंट के अंदर आखिरी शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा उस एटम का। लेकिन हर एटम में, हर एटम का वो जो आखिरी शेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाता। फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही कहलाता है जो फ्री टू मूव हो विद इन और आउटसाइड आउटसाइड दी एटम। और ऐसा एटम यानी कि जो फ्री टू मूव हो दोनों ही जगह पर, एटम के अंदर भी और एटम के बाहर भी, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अमूमी तौर पर कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन अमूमी तौर पर मेटल्स में पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स में नहीं होते। ये बात तो हम वाजे तौर पे जानते हैं कि हमारे पास जो 118 एलिमेंट्स हैं उनमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड भी होते हैं। तो इनमें किस में मिलेंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमें, ये हमें मेटल्स में मिलेंगे। अच्छा याद रखना कि फ्री इलेक्ट्रॉन भी दरअसल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, लेकिन हर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये बातें समझ में आई मेरी? बेटा ये बातें समझ में आई जो मैंने अभी कही?
जी सर। सर एक दफा और बता दें। यस सर। मैंने ये कहा कि कुछ एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एटम मेटल्स के होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये देखो, आवारा इलेक्ट्रॉन। हमारे घरों में भी ऐसे ही होता है ना कि मतलब जो है वो, किसी के घर में कोई आवारा अगर हो तो उसका क्या काम होता है, मतलब बिना घर वालों की कोई परवाह ही नहीं है, जब दिल किया घर से बाहर निकल गए, जब दिल किया घर के अंदर आ गए, यानी कि घर वालों से उसे कोई कंसर्न ही नहीं है। वैसे ही कुछ एटम्स में, खुसूसी तौर पर मेटल्स में, इस तरह के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो एटम में इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? जी सर। ठीक है, तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ये क्या होता है इनका, अब जब दिल किया ये घर से बाहर होते हैं जैसे कि अभी बताया, तो मान लो ये वाला जो एटम है, इस एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अच्छा, अगर आपके मोहल्ले में कोई आवारा लड़के वड़के हो, तो ये बात आपको भी पता होगी कि ये जो आवारा होते हैं ना, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता। जब दिल किया घर से बाहर निकल गए, जब दिल किया घर के अंदर आ गए। और इन आवाराओं की एक खसलत और होती है, पता है वो खसलत क्या होती है? वो खसलत ये होती है कि ये आवारा, अगर इन आवाराओं में से कोई एक घर से बाहर निकला है ना, तो बाकी भी घर से निकल जाते हैं, इन एटम से भी निकल गए। अब वजह पूछो कि भाई क्यों निकले हो घर से बाहर, तो किसी जी एक आवारा बिल्कुल को भी सर। नहीं पता होगा। सबके सब क्या बोलेंगे, यार वो बाहर आया तो हम बाहर आ गए। मतलब मेरे घर में भी एक ऐसा सैंपल है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको वही मिसाल दूं जो आप लोग समझ सकें। ठीक है भाई, तो अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया एटम से। अच्छा, जब जी इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर आ जाता है, तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये तो पता है ना? जी सर। अच्छा जी, चलिए, जब एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा एक बात बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? बेटा क्या हो गया, कोई जवाब देगा? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करते हैं, तो बेटा इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं थी, ये तो बचपन से एक चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर धक्का देते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्जेस और एटम्स पे है पॉजिटिव चार्जेस, तो ये जो एटम्स होंगी ना, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। अच्छा, अट्रैक्ट होते वक्त ये नहीं देखेंगे कि ये अपने इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बस ये अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जहां इनको इलेक्ट्रॉन नजर आएगा ये उससे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से चारों तरफ ये जो एटम्स होंगे एक दूसरे के बहुत करीब करीब आ जाएंगे। जो अभी फासले थे ये मिट जाएंगे और ये एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब आ जाएंगे। तो एटम्स एक दूसरे के करीब आ गए, टाइटली पैक हो गए, तो सॉलिड क्रिएट हो गया, सॉलिड बन गया। अब इस वजह से जो सॉलिड बनता है या जो क्रिस्टल बनता है उसे हम कहते हैं मेटेलिक क्रिस्टल या एटॉमिक क्रिस्टल। समझ गए? जी सर। अच्छा, अब अगर मेटेलिक क्रिस्टल की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। अच्छा, पहले तो इसकी कुछ एग्जांपल, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो एटॉमिक क्रिस्टल या मेटेलिक क्रिस्टल जो भी होते हैं, वो गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड
इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, पहली बात तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा दे आर हार्ड, ये हार्ड भी होते हैं, सख्त होते हैं। आपको पता है कि मेटल्स जितने भी होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं। ओहो, दे आर हार्ड सॉलिड्स, ये हार्ड सॉलिड्स होते हैं। इसके अलावा दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये मेलिएबल और डक्टाइल भी होते हैं। अच्छा, मेलिएबल और डक्टाइल का मतलब क्या है? मेलिएबल का मतलब होता है ऐसा, देखो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये एक टुकड़ा है मेटल का, एक रॉड है, ठीक है, इसके दोनों तरफ, इस तरफ से भी इसको मैं फोर्स लगा के खींचूं और इस तरफ से भी इसको फोर्स लगा के खींचूं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये रॉड की जो ये मोटाई होगी ये कम होने लगेगी और ये बिल्कुल इस तरीके से पतले स्मूथ हो जाएगी, एक लंबी से रॉड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बड़ा रॉड, मोटी रॉड जो है वो एक पतली लंबी रॉड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात समझ गए बेटा? इस बात को तसव्वुर कर पाए? सर लेकिन मेटल तो बहुत हार्ड नहीं होता। हाँ होता है बेटा हार्ड, लेकिन इस तरीके से हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स भी तो बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि हम हाथ से पकड़ के खींचेंगे, ठीक है। तो टूटेगा नहीं। नहीं, एक सर्टेन स्ट्रेंथ तक खींचेगा, उसके बाद टूटेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी भर इसके ऊपर फोर्स लगाते रहें और ये इस तरीके से खींच के बड़ा होता रहेगा। एक सर्टेन स्ट्रेंथ तक खिंच जाएगा और उसके बाद अगर आप मजीद फोर्स लगाओगी तब ये टूटेगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो इस अमल को बेटा क्या कहते हैं? इस अमल को कहते हैं डक्टाइल या डक्टिलिटी। इस अमल को कहा जाता है डक्टिलिटी या डक्टाइल कह लो, सही है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल है मेलिएबल की। मेलिएबल का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ शीट्स, फॉर्मेशन ऑफ शीट, शीट बन जाना। हमारे पास इंडस्ट्रीज में ऐसे बड़े बड़े गोल गोल रोल्स होते हैं मेटल के बने हुए, पूरे पूरे ब्रिक्स, मतलब एक बड़ी मोटी रॉड की सूरत में, यानी कि ये इतने मोटे मोटे ब्रिक्स तक होते हैं या इतने मोटी मोटी बड़ी रॉडें होती हैं कि मैं अगर इनके अक्रॉस अपने आर्म्स के साथ कडल करूं ना, यानी कि हक करने की कोशिश करूं, तो मैं अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले आके मैं मिला नहीं सकता। ये इतने बड़े मतलब इतने मोटे, और लंबाई जो है ना वो इनकी मेरी हाइट से भी ज्यादा होती है, ठीक है, आपकी हाइट से मेरी हाइट से भी लंबाई ज्यादा होती है। इन इन रोल्स को हम क्या करते हैं? इन रोल्स को एक रोलर होता है उसके बीच से पास करते हैं, जबरदस्ती फोर्स लगा के पीछे से इसके बीच से पास करते हैं, तो जब वो रोल में से ये रोल बाहर निकलता है ना, तो वो इस तरह से लंबी लंबी शीट्स की सूरत में बाहर निकलता है। इसको ऐसे समझ लो कि जब हम वो रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने से पहले क्या होता है, एक बड़ा गोल सा पेड़ा होता है हमारे हाथ में, उसको हम रखते हैं पटरी के ऊपर और उसके बाद बेलन से उसको रोल करते हैं, है ना। बेलन से उसके ऊपर उसको क्या करते हैं, पतला करते हैं। तो वो बेसिकली क्या हुआ, एक मोटा रोल जो है वो एक रोटी के साइज में, यानी कि एक शीट की साइज में आ गया। समझ गए? समझे बेटा ये वाली बात? जी सर। तो जी बस सर। इस चीज को कहते हैं मेलिएबल होना। अच्छा, जो चीज डक्टाइल होगी ना बेटा, वो इसी तरह से वही इस तरह से लंबी रॉड में आ सकती है। अगर डक्टाइल नहीं होगी तो जब हम उसे फोर्स लगाएंगे ना तो बीच से टूट जाएगी। इसी तरीके से जो चीज मेलिएबल होती है ना बेटा, उसी के ऊपर फोर्स लगाकर हम उसे शीट्स की फॉर्मेशन में डाल सकते हैं, वरना अगर हम उसे शीट की फॉर्मेशन में डालने की कोशिश करें और वो चीज मेलिएबल नहीं है तो वो बजाय शीट की फॉर्म में आने के वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो अभी मेरे ख्याल से शायद अंजिला आपने ही या किसी ने बोला भी था कि सर ये हार्ड नहीं होता, टूट सर भी जाएगा। हाँ, सर ये मैलिएबल का दोबारा समझाएगा, समझ में नहीं आया। मेलिएबल का बेटा मैंने ये बताया कि रोटी बनाई है कभी घर में या अम्मी को बनाते हुए देखा है? जी बनाइए, बनाते हुए भी देखा है। हाँ, तो रोटी बनाते वक्त क्या होता है कि एक हम बड़ा सा पेड़ा हाथ में लेते हैं
और उसको पटरी पर रख के बेलन से जो है वो बेलते हैं, ऐसा ही है ना। जी ठीक है। ठीक है, तो जब हम बेलन से उस पेड़े को बेल रहे होते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो हमारे पास एक जो उसका मोटा सा मतलब वो एक पेड़ा जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बेलने के बाद क्या हो जाता है कि वो एक पतली सी रोटी की शक्ल में आ जाता है, यानी एक शीट की शक्ल में आ जाता है। इस चीज को कहते हैं मेलिएबिलिटी। ऐसे ही मेटल्स की सूरत में भी होता है कि जी बड़े रोल्स को हम अगर इस तरीके से रोल करते हैं तो वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। ओके सर। जी सर। आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास अगली टाइप है वो किस चीज की है, वो हमारे पास एटॉमिक या मेटालिक क्रिस्टल के बाद आते हैं आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल्स हमारे पास कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे मेटालिक क्रिस्टल जो है वो हमारे पास मेटालिक बॉन्डिंग से बन रहे थे। आयोनिक क्रिस्टल हमारे पास कैसे बनेंगे, आयोनिक क्रिस्टल हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग से बनेंगे। अब आयोनिक बॉन्डिंग कैसे होती है तुम लोगों ने 9 में पढ़ा था, लेकिन याद नहीं होगा, मैं एक जस्ट रिकॉल दे रहा हूँ। बाकी तफसील इंशाल्लाह चैप्टर 4 में देखेंगे। आयोनिक क्रिस्टल कैसे बनते हैं सर, आयोनिक क्रिस्टल बेटा ऐसे बनते हैं कि एक एटम है, फॉर एग्जांपल ये रहा सोडियम का एटम। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। फिर इसके साथ है यहाँ पर क्लोरीन का एटम, क्लोरीन का ये रहा न्यूक्लियस। अब इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अनस्टेबल होता है और इसको स्टेबल होने के लिए जरूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ये आ गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन उठाकर दे देता है किसको, क्लोरीन को दे देता है। अब जब क्लोरीन को सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से, पहले सोडियम में 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 पॉजिटिव चार्ज 11 नेगेटिव चार्ज, आंसर आएगा 0। इसी तरीके से क्लोरीन में 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि 11 पॉजिटिव 17 पॉजिटिव चार्ज 17 हमारे पास यहाँ पर थे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमारे पास साइन आ जाता था 0। अब क्या होगा, अब जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने उठाकर क्लोरीन को दे दिया तो 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन रह गए इधर, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जब बैलेंस करोगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस का 1 बचेगा। इसी तरीके से जब वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आया तो इसमें प्रोटॉन तो अभी भी 17 ही है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन से आ गया तो अब इलेक्ट्रॉन हो गए 18। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या बचेगा, -1। ये समझ में आई बेटा बात। जी सर। जी सर। ठीक है, तो अब सोडियम पर आ गया है +1 चार्ज और क्लोरीन पर आ गया है -1 चार्ज। हमें ये बात पता है बचपन से कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से क्या होगा, सोडियम का एटम और क्लोरीन का एटम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे। इस तरीके से सिर्फ 2 एटम्स तो नहीं बल्कि हजारों लाखों एटम्स भी होंगे, तो वो लाखों एटम्स भी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, समझ गए बात। बेटा बात समझे। जी सर। जी सर। जी सर। जैसे आगे भी ठीक है भाई, तो ये है हमारे पास आयोनिक क्रिस्टल, इस तरीके का होता है आयोनिक क्रिस्टल। तो ये कैसे बनता है, जो कि बनता है बेटा आयोनिक बॉन्डिंग से। सही है। अब इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स। सही आयोनिक बॉन्ड वाला क्रिस्टल ना दोबारा समझा दें। कौन था बेटा? क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा इसमें? सर नेट प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से ना आप ये दोबारा समझा दें आयोनिक क्रिस्टल। बेटा तुम लाइबा जो है, तुम मेरे ख्याल से 4 5 6 मरतबा आने की कोशिश कर चुकी हो। अब नेट प्रॉब्लम की वजह से मैं इस पूरी बात को दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, सारे बच्चों का टाइम ज़ाया होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आयोनिक क्रिस्टल में आयोनिक बॉन्डिंग होती है। और आयोनिक बॉन्डिंग कैसे होती है? आयोनिक बॉन्डिंग होती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी मैंने कि मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो वो कैसे बनता है कि सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रखकर अनस्टेबल होता है, क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये फिर भी अनस्टेबल होता है। क्लोरीन चाहता है उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये करने के लिए सोडियम क्या करता है, ये अपने आखिरी 1 इलेक्ट्रॉन को निकालकर क्लोरीन को दे देता है, जिसकी वजह से जब इसमें इलेक्ट्रॉन कम होता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि ये एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एटम्स एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं। ये इस तरीके से फॉर्म होता है क्रिस्टल। क्लियर है मेरी बात? ठीक है सर। अच्छा, आयोनिक क्रिस्टल दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। इसके अलावा दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट सर ब्रिटल का मतलब क्या होता है? एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा ब्रिटल का मतलब होता है एक ऐसा सॉलिड जो जरा सी फोर्स के ऊपर टूट जाए। जैसे ग्लास होता है, अगर मैं स्टील का ग्लास या स्टील जो होता है, स्टील को अगर मैं जमीन पे गिरा दूं तो वो गिरकर टूटता नहीं है ना। लेकिन अगर मैं एक शीशे का जो मतलब ग्लास होता है पानी का, उसको जमीन पे गिरा दूं तो वो गिर के टूट जाएगा। तो जो गिर के टूट गया वो ब्रिटल है, जो गिर के नहीं टूटा वो डक्टाइल है। ये होता है ब्रिटल बेटा। ओके सर। अच्छा, आयोनिक क्रिस्टल जो होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है पता है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है पता है? सर पढ़ा था भूल गए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि कंडक्ट कर सकता हो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कुछ खास कंडीशन में। वो खास कंडीशन क्या है? इन मोल्टन स्टेट, यानी उसको आ आप गया, याद आ गया। या तो आप उसे पिघला दें और एक्वस सॉल्यूशन, या फिर उसका पानी के साथ सॉल्यूशन बना लें। इन दो स्टेट्स में वो चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, उस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके जी सर। अच्छा, अब ये क्या है? इन ये दे आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये ना मैलिएबल होते और डक्टाइल भी नहीं होते। देखो एक बात सिंपल सी याद रखना, अगर कोई चीज कह रहे हैं कि ब्रिटल है तो वो ना मैलिएबल होगी ना डक्टाइल होगी। बस ऐसे याद कर लो। ठीक है, समझ गया बेटा? ओके सर। ओके सर। जी सर। ये क्या है? कोवेलेंट क्रिस्टल्स। दो क्रिस्टल की टाइप हमने पढ़ ली है, अब तीसरा क्रिस्टल है हमारे पास कोवेलेंट क्रिस्टल। अच्छा, कोवेलेंट क्रिस्टल जो है वो कैसे बनेगा?
ये बनेगा बेटा कोवेलेंट बॉन्डिंग की मदद से। ठीक है, कोवेलेंट क्रिस्टल कैसे बनेगा? कोवेलेंट क्रिस्टल बनेगा कोवेलेंट बॉन्डिंग की मदद से। जैसे देखो आयोनिक क्रिस्टल बन रहा है आयोनिक बॉन्डिंग की वजह से, वैसे ही कोवेलेंट क्रिस्टल बनेगा कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से। अच्छा, कोवेलेंट क्रिस्टल क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे देखो आयोनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। जैसे यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा उठाकर क्लोरीन को दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अच्छा देखो मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है HCl। अब ये जो HCl होता है इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरीके से होती है ये देख लो। हाइड्रोजन का एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके साथ एक क्लोरीन का एटम जुड़ता है, ये इसका न्यूक्लियस और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है ना, मतलब जो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ये शेयर्ड पेयर क्लोरीन के एटम में भी रिवॉल्व करता है पूरा, और यही पेयर हाइड्रोजन के एटम में भी रिवॉल्व करता है पूरा। ठीक है, तो चूंकि ये रिवॉल्यूशन दोनों ही एटम्स में मुसलसल चल रहा होता है, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया, क्योंकि दोनों एटम ने बराबरी से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इधर से हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, उधर से क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्ड बनाने के लिए। अब दोनों ने वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये हाइड्रोजन में भी रिवॉल्व कर रहा है और ये क्लोरीन में भी रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है बेटा, कोवेलेंट बॉन्डिंग समझ में आई बेटा? ओके ठीक है, अब अगर तुम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग समझ गए हो तो फिर कोवेलेंट क्रिस्टल्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी। सबसे पहली बात, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक गड़बड़ हो गई है, उसको हम पहले सही कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। मैंने आयोनिक क्रिस्टल्स में आयोनिक क्रिस्टल्स की एग्जांपल नहीं दी है। तो आयोनिक क्रिस्टल हमारे पास NaCl हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, ये सारे के सारे आयोनिक क्रिस्टल्स हैं। इसी तरीके से कोवेलेंट क्रिस्टल्स में हमारे पास क्या क्या एग्जांपल हो सकती है? डायमंड हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, ठीक है, और सिलिका हो सकता है। ये सब की सब क्या है? ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स हैं। और ये तीनों क्या है? ये तीनों भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अच्छा, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इनका। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा ये फिजिक्स की चीज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक सरसरी सा मैं जिक्र करता हुआ चल रहा हूँ। देखो जैसे मिसाल के तौर पे एक ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में जब लाइट की कोई रे आकर पड़ती है ना, तो वो अपने नॉर्मल रास्ते से ऐसे करके थोड़ा सा बेंड हो जाती है, ठीक है, और फिर वो वापस इस तरीके से यूं आती है। अच्छा, ये है नॉर्मल सेंटर में, ठीक है, ये सेंटर वाला क्या है? नॉर्मल है। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस
और इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन सॉरी। और यहाँ पर बीच में आता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। खैर, जब इन दोनों को एंगल्स को डिवाइड करते हैं ना, तो हमारे पास एक वैल्यू आती है, उस वैल्यू को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से हम क्या पता करते हैं बेसिकली सर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से हम ये पता करते हैं कि कोई चीज पहली बात कितनी ज्यादा प्योर है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से हम ये चीज पता करते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक प्योर डायमंड है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर एग्जांपल 3.5, ठीक है। अब मेरे पास आप आए, आपने मुझे एक हाथ में एक और डायमंड दिया, आपने कहा सर ये डायमंड है मेरे पास और ये जो है वो मैं इसको सेल आउट करना चाह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब मैं क्या करूंगा, ये डायमंड कितना प्योर है, कितना अच्छा, कितना असली, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो डायमंड आपने मुझे दिया है ना, मैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर लूंगा। अगर तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3.5 आया, इसका मतलब वो असली चीज है और सही चीज है। लेकिन अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, 2.5 इस तरह से आया, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ खामी या खराबी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें ये चीज पता चलती है। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि वो कितना ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, ये भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही पता चलता है। आप लोगों ने अक्सर गौर किया होगा, ये जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह होते हैं, ये लोग जब रात में कहीं ड्यूटी दे रहे होते हैं रोड वगैरह पे, तो ये लोग एक येलो ग्रीन कलर की जैकेट पहन के रखते हैं जो दूर से चमकती है लाइट पड़ने पे। गौर किया आप लोगों ने? ग्रीन कलर की जैकेट होती है वो, कभी देखा है? जी सर। तो वो पता है जी क्यों? सर, जी सर। क्योंकि उस जैकेट का जो मटेरियल होता है ना, वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का होता है। तो लाइट उस पर जब पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये यूजेस हैं। ये सिर्फ ऐसे ही सरसरी नहीं पड़ रहे, बल्कि इसका इस्तेमाल है। उसके अलावा इनकी हाई वैल्यू ऑफ लेटिस एनर्जी होती है, इनकी लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब लेटिस एनर्जी क्या होती है भाई, जब क्रिस्टल बनता है ना, जैसे ये क्रिस्टल बना, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस, इसे हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस। जब ये क्रिस्टल फॉर्म होता है ना, तो इसमें से कुछ एनर्जी निकलती है, उसे कहते हैं लेटिस एनर्जी। तो बस ये चीज है, ये जो लेटिस एनर्जी की वैल्यू होती है कोवेलेंट क्रिस्टल्स की, ये बहुत ज्यादा होती है, ये क्या है, ठीक है। समझ गए बेटा बात? जी सर। जी सर। अच्छा, एक बात क्या है इनकी, आखिरी बात, कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोवेलेंट क्रिस्टल्स जो भी होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। तो ये इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब चलते हैं चौथे और आखिरी क्रिस्टल की तरफ। चौथा और आखिरी क्रिस्टल क्या है? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है, ये कैसे बनता है? ये बनता है बेटा वेंडर बॉल फोर्सेस। कैसे बनता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वेंडरवॉल फोर्सेस की मदद से ये बनता है। अच्छा, ये वेंडरवॉल फोर्सेस क्या होती है सर? बेटा वेंडरवॉल फोर्सेस तीन तरह की होती है। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है डाइपोल फोर्सेस, और एक होता है डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस, ये तीन फोर्सेस जो है वो वेंडरवॉल फोर्सेस की होती है। अच्छा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की जब बात हो रही है ना, तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि बॉन्डिंग हो चुकी होती है। बॉन्डिंग टेक्स प्लेस आफ्टर दैट
बॉन्डिंग हो चुकी होती है। आफ्टर दैट वैन डर वाल फोर्सेस comes and help in formation of crystal। बॉन्डिंग हो जाने के बाद वैंडरवाल फोर्सेस आती है, मतलब और यानी इनका जो किरदार आता है वो बॉन्डिंग हो जाने के बाद आता है, और फिर वहां पर वो क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। अब देखो तीन हमारे पास है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, ये तीन है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि डिस्पर्जन फोर्स, डाइपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि इनको इंडिविजुअली पहले पढ़ना पड़ेगा। अब देखो डिस्पर्जन फोर्सेस सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डिस्पर्जन फोर्स क्या होती है। तो हम पहले बात कर रहे हैं डिस्पर्जन फोर्स की। तो डिस्पर्जन फोर्स के लिए मान लो मेरे पास ये दो एटम्स हैं, और ये दोनों एटम्स नियॉन गैस के, ठीक है। सेंटर में इनकी न्यूक्लियस है, साइड में शेल्स है, एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गए 9 10 हो रहे हैं ये पूरे, कम है ना, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें। अच्छा, अब ये दोनों नियॉन जो है ना, नियॉन एक गैस है। ये जो दोनों एटम्स हैं नियॉन गैस के, ये दोनों एटम्स अलग अलग है। लेकिन आपको ये बात मैंने गैस के टॉपिक में भी पढ़ाई थी कि गैस के जो एटम्स होते हैं वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं, हमेशा वो मूव करते रहते हैं इधर से उधर। तो बेटे जब वो इधर से उधर मूव कर रहे हैं तो कभी तो ऐसा सिनेरियो हो सकता है ना कि ये दोनों गैस के एटम्स जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाए। अच्छा, जब ये दोनों गैस के एटम एक दूसरे से करीब आएंगे, सोचो इस गैस के इलेक्ट्रॉन और इस गैस के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आमने सामने आ गए और दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन है। क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर धक्का देंगे? क्या ख्याल है आप लोगों का? जी सर, मार देंगे। नहीं मारेंगे थोड़ी भाई, ये क्या इंसानियत चल रही है कि यहाँ पे इसका खून कर दिया उसने कत्ल कर दिया। मतलब एक दूसरे को दूर धक्का देंगे, आसान लफ्जों में समझाना ये चाह रहा हूँ कि नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस जब एक दूसरे के सामने होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। ठीक है, मैं असल में समझाना ये चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके सर। तो अब जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को दूर धक्का देंगे, ये इसको दूर धक्का देगा और ये इसको दूर धक्का देगा, तो फिर क्या होगा, फिर एक कंडीशन बनेगी। अब वो कंडीशन क्या है, तो फिर से दोनों आइटम्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। इस वाले एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस धक्के की वजह से एक तरफ जमा हो जाएंगे और प्रोटॉन इस तरफ आ जाएगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन में भी, एटम में भी ऐसे ही होगा, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ जमा हो जाएंगे, प्रोटॉन से इस तरफ आ जाएगा। अब क्या है, अब देखो पहले दो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के सामने थे, अब कौन है एक दूसरे के सामने? जल्दी बताओ। पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है, तो पहले दो सेम चार्जेस नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया था। अब दो चार्जेस पॉजिटिव है, इन्होंने एक दूसरे को धक्का दे दिया। ठीक है, तो अब ये यहाँ जी पर सर। दोनों, अब दोबारा से ये रिपेल करेगा। अब क्या है सर, फिर अब क्या होगा, अब ये वापस इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। अब फिर वही कंडीशन आएगी, ये वापस उस स्ट्रक्चर में चला जाएगा, फिर वही कंडीशन आएगी, वापस उस स्ट्रक्चर में चला जाएगा। अब आप बोलो सर ये तो आना जाना चलता ही रहेगा, कोई स्टेबल कंडीशन भी तो बता दे। तो बेटा स्टेबल कंडीशन है ना, क्यों नहीं है स्टेबल कंडीशन? काफी देर तक ये आना जाना चलता रहेगा, फिर चूंकि एटम ना इस कंडीशन में स्टेबल हो रहा है ना उस कंडीशन में स्टेबल हो रहा है, तो एटम खुद को स्टेबल करने की पूरी जी तोड़ कोशिश करता है, हमेशा याद रखना।
जब किसी भी सूरत ये स्टेबल नहीं हो रहा होगा ना, तो क्या करेगा, ये अपने आप को एक नई कंडीशन की तरफ लेकर जाएगा। वो नई कंडीशन क्या होगी, अब वो देखो। इस एटम के सारे नेगेटिव एक तरफ जमा हो जाएंगे और पॉजिटिव एक तरफ आ जाएगा, और इसका पॉजिटिव इस तरफ आकर सारे नेगेटिव एक तरफ जमा कर देगा। अब इससे क्या होगा, नेगेटिव के सामने कौन आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो अब नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते, ये अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो, जब ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे तो ये दोनों एटम एक दूसरे से इस तरीके से चिपक जाएंगे। जुड़ जाएंगे सर। हाँ, जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। तो अब ये एक स्टेबल कंडीशन है, पहले अनस्टेबल कंडीशन थी, अब स्टेबल कंडीशन आ गई। ऐसे भी अनस्टेबल है और ऐसे भी अनस्टेबल है। दोनों ही कंडीशन क्या है, कंडीशंस कैसी है, अनस्टेबल कंडीशन है सिवाय इसके। तो अब ये एटम्स एक दूसरे से जुड़ गए, क्रिस्टल बन गया। समझ गए बेटा? बेटा समझ गए? जी सर। अच्छा, अब जी मैं सर। तुमको अगली चीज बता रहा हूँ, जी सर। जो क्या है, डाइपोल मूवमेंट। अच्छा, मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं समझाऊंगा, मैं सिर्फ डाइपोल मूवमेंट समझाऊंगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही डाइपोल मूवमेंट समझ गए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल मूवमेंट एक ही चीज ही है, फर्क नहीं है। डाइपोल मूवमेंट में क्या होता है, देखो मिसाल के तौर पर मेरे पास HCl है। HCl में ये HCl के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब HCl में क्या होता है, अभी मैंने ऊपर तुम्हें HCl की एग्जांपल दी थी, यहाँ देखो, इधर जो ये शेयर्ड पेयर होगा, ये क्लोरीन में अपना टाइम ज्यादा गुजारेगा क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, और हाइड्रोजन में टाइम कम गुजारेगा क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा है। तो ये इसमें से जल्दी से चक्कर काट के क्लोरीन में आ जाएगा। क्लोरीन में जब चक्कर काटेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, साइज बड़ा होने की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम गुजारता है, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन पर मतलब इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन टाइम कम गुजारता है। ये बात समझ गए, ये वाली बात जो मैंने कही? अच्छा, इस ये जो सिंबल मैंने बनाया ये क्या है, ये है पार्शियल। इस सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल का नाम है बेटा पार्शियल। और पार्शियल का मतलब होता है लिटिल बिट, थोड़ा सा। यानी कि आयोनिक बॉन्ड की तरह पूरा +1 या -1 नहीं होता, पूरा +2 या -2 नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा +1 होता है, थोड़ा सा -1 होता है। थोड़ा सा +1 -1 बोल रहा, सॉरी, थोड़ा सा प्लस होता है, थोड़ा सा माइनस। यानी फॉर एग्जाम्पल 0.4, 0.4, या फिर +0.8, -0.8, इसी तरीके से +0.75, -0.75। अब ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है, 1 वैल्यू नहीं है, यानी कि ये होल नंबर नहीं है, ये तो एक हमारे पास डेसिमल वैल्यू है और 1 से भी छोटी है। समझ गए, इसे कहते हैं हम पार्शियल वैल्यू। समझ गए? जी जी सर। चलो, अगर पार्शियल वैल्यू को समझ गए तो फिर अब देखो, जब ये 4 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के सामने होंगे, ये 4 मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव को अपनी तरफ खींचने लगेगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव को अपनी तरफ खींचने लगेगा। अब इससे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे और क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। ये कहलाता है डायपोल मूवमेंट। इसी की स्पेशलाइज टाइप होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शर्त क्या होती है, मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सिर्फ कंडीशंस लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शर्त होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त क्या है कि पार्शियल पॉजिटिव हमेशा इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, और पार्शियल नेगेटिव इसमें हमेशा फ्लोरीन, क्लोरीन या ऑक्सीजन होना चाहिए। सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन ऑक्सीजन लिख दिया, क्लोरीन तो मैंने वहां लिखा है,
या तो नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो, इन तीन में से अगर कोई पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की केस में चला जाता है, उसे हम फिर डायपोल मूवमेंट की केस में नहीं पढ़ते। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल मूवमेंट। समझ गया बेटा? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी बातें हो गई, तो अब मैं इसके आप हवाले से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होंगी? पहली बात तो ये सॉफ्ट क्रिस्टल्स होते हैं क्योंकि बहुत टाइट वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ये मतलब एक हल्की फुल्की सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, टाइट नहीं है। उसके अलावा इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि क्रिस्टल क्रिस्टल सॉफ्ट है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। और ये भी नॉन कंडक्टर्स होते हैं, ये भी हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है बेटा, क्लियर है? जी सर। सर। अच्छा, अगला टॉपिक हमारे पास सॉलिड्स में जो है वो अगला टॉपिक हमारे पास बेटा आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म का है। ये मैं डिफरेंस की सूरत में आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि याद रखने में आसानी हो। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग तरह की चीजें हो बट सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा हो? सेम हो। डिफरेंट सब्सटेंसेस हो, उनका सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो। मिसाल के तौर पर NaF, सोडियम एफ होता है, सोडियम फ्लोराइड, और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों का क्रिस्टल कैसा होता है? इन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। कैसा होता है? क्यूबिक होता है। ठीक है, इसी तरीके से K2SO4 है और K2SeO4 है। इन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है? इन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑर्थो रोम्बिक होता है। तो चीजें अलग अलग है लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसा है। सही है बेटा? बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जी सर। पॉलीमॉर्फिज्म में वन सब्सटेंस जो होता है, एक सब्सटेंस एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक ही सब्सटेंस अलग अलग तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी एग्जाम्पल रहेगी वो रहेगी डायमंड और ग्रेफाइट की। देखो, कार्बन की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक होती है डायमंड और एक होती है ग्रेफाइट। अच्छा, अब डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है? डायमंड होता है टेट्रा हेड्रल, और ग्रेफाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल। अब क्या है, सब्सटेंस एक ही है, उसकी दो अलग अलग वेराइटीज हैं और दोनों अलग अलग वेराइटीज का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग है। इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया बेटा? जी सर। जी सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन?
बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। बेटा तो इसी टॉपिक के साथ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक मैंने आपका चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया है। अब इंशाल्लाह कल की क्लास से हम चैप्टर 1 स्टार्ट लेंगे। अपने पास कैलकुलेटर लाजमी रखिएगा। पास पेपर्स आप लोगों ने ले लिए थे कैंपस